वैदिक सिद्धांत से प्रेम विवाह। वैदिक सिद्धांत में प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। वैदिक सिद्धांत में विवाह के 8 प्रकार हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह इत्यादि। प्रेम विवाह वर्तमान समय के सबसे प्रचलित किंतु कई मामलों में असफल विवाह के नाम से भी इसे पहचानते हैं। बहुत ऐसे कम प्रेम विवाह सुनने को मिलते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। ज्योतिष में हमेशा शुरुआत कारक और भाव से की जाती है। तो यदि हम प्रेम विवाह की बात करें तो मित्रता का कारक बुध, नवयुवक या नए उम्र का या जो ब्रह्मचारी होते हैं जिनकी विवाह नहीं हुआ होता उनको हम मंगल से, शादीशुदा व्यक्ति को हम गुरु से और शादीशुदा महिला को हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र ही विवाह के सकल सुख का कारण है। ओवरऑल हैप्पीनेस मैरिज में जो देखी जाती है वो वीनस या शुक्र के जरिए ही होती है। अब कोई व्यक्ति प्रेम करेगा कि नहीं करेगा यह निर्भर करता है उसके व्यक्तित्व पर और उसकी समाज में जो छवि होती है या जो सामाजिक ताना बाना है उसके बीच में वो कितना अपने आप को फिट कर पाता है। अधिकतर मामलों में भारतीय संस्कृति की बात करें तो प्रेम को सही नज़र से नहीं देखा जाता, जबकि प्रेम विवाह अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है बशर्ते ये आगे लोग चला सकें। तो यहाँ पर अगर हम कारक की बात करें तो मित्रता का कारक जैसे मैंने बताया बुध है, नवयुवक अविवाहित नवयुवक का कारक मंगल है, शादीशुदा महिला का कारक शुक्र है, शादीशुदा पुरुष का कारक गुरु है। इसके अलावा अगर कुंडली के भावों की बात करें तो तीसरा भाव जो कि शारीरिक संबंध को निरूपित करता है इसे मैथुन भाव भी कहते हैं। यही भाव हमारे करेज का या हमारी कह सकते हैं समाज के प्रति खड़े होने की ताकत का भी भाव है। 5वां भाव हमारा पूर्ण पुण्य का भी है और यही भाव हमारे प्रेम को भी निरूपित करता है। 5वें भाव के ठीक सामने का भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और यही भाव मित्र का भी होता है। व्यक्तित्व या लग्न के सामने का भाव उसका कॉम्प्लीमेंट्री या जिसे हम कहते हैं उसका जीवन साथी होता है। तो विवाह को हम 7वें भाव से देखते हैं। विवाह में जो सबसे अहम आयाम होता है एक दूसरे के बंधन को स्वीकार करना, क्योंकि विवाह अपने आप में एक समझौता है जहाँ पर 2 पहिए एक साथ चलकर एक गाड़ी बनाते हैं। तो ये द्वादश भाव जिसे हम बंधन का भाव बोलते हैं और दूसरे नज़र से देखिए तो ये हमारे शयन सुख का भाव है। हम कितने तनाव मुक्त होके शयन शैया पर पहुँचेंगे उसके लिए हम द्वादश भाव को देखते हैं। तो अब हम आगे जो कुंडली का विवेचना करेंगे उसमें इन्हीं कारकों के नज़र से हम देखते हैं कि क्या क्या संयोग बनते हैं और क्या यह विवाह सफल होने लायक है या नहीं। उदाहरण कुंडली में अगर हम देखें तो लग्न सिंह राशि का है, यानी व्यक्तित्व के अंदर राजा का गुण, राजा मतलब अपने आप में मगन, जो ज़्यादातर किसी की सुनता नहीं है। ऐसे लोग स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं, किसी का साथ पसंद तो करते हैं लेकिन उनके लिए झुकना पसंद कम करते हैं। अगर हम तीसरे भाव की बात करें जिसे साइकोफिजिकल प्लेजर भी कह सकते हैं, आदमी ये एक प्रकार का जुनून का भाव है। यहाँ पर आदमी अपने मना स्थिति के अनुसार अपने शरीर के बल का प्रयोग करता है, इसीलिए मैथुन भाव भी इसे कहा जाता है। यही भाव हमारा करेज का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तुला राशि है। तुला राशि एक सौम्य राशि है। सौम्य राशि का मतलब व्यक्ति किसी भी साइकोफिजिकल मामले में सौम्यतापूर्ण अप्रोच करेगा और प्रेम विवाह में या प्रेम करने के लिए सौम्य होना सबसे निहायत ज़रूरी कार्य। अब इसके बाद अगर हम प्रेम भाव की बात करें तो वहाँ पर धनु राशि है। धनु द्विस्वभाव राशि होती है जिसमें गुरु वक्री है। यहाँ ध्यान देने बात है कि वक्री ग्रह अपने आप में एक रहस्य होते हैं और यदि पराशर सिद्धांत की बात करें तो वक्री ग्रह जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी अपना पूरा प्रभाव देते हैं और उसके साथ साथ सामने के भाव पर भी उनका पूरा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर
पंचम भाव के ठीक सामने का भाव इच्छा पूर्ति का है या इच्छा का भाव है, और वहाँ पर विवाह का कारक शुक्र है। शुक्र वहाँ पर द्विस्वभाव राशि में है, मिथुन राशि। तो अगर हम ये कहें तो मित्रता के मामले में व्यक्ति, क्योंकि मिथुन बुध की राशि है, तो ये भी राशि अच्छे मित्रता के गुण को निरूपित करती है। अब यहाँ पर मित्रता के लहजे से तो सभी भाव बली दिख रहे हैं। एक ही कमी दिख रही है, वो है जातक का अपने आप में सिंह राशि का या स्वच्छंद प्रकृति का होना। अब यहाँ पर हम कारक की बात करें तो कारक का तीसरे भाव पर दृष्टि है। बुध जो कि वक्री भी है और कंबस्ट भी है। कंबस्ट ग्रह अपने आप में कुछ हद तक परेशानी देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुध दूसरे भाव से कंबस्ट हो रहा है तो ये इसे अच्छा भी माना जाता है। इसी भाव में स्वराशि का मंगल है। मंगल अपने आप में आक्रामकता का या कह सकते हैं साहस का कारक है। इसकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ना, यानी व्यक्ति अपने साइकोफिजिकल प्लेजर के लिए साहस भी करेगा और मित्रता के गुण भी उसके अंदर पूरी तरह से उपलब्ध हैं। अब अगर हम बात करें लग्नेश की, तो लग्नेश यहाँ मंदी के साथ है और वृषभ राशि में है, जहाँ पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि का है। ज्योतिष में यह भी देखा जाता है कि यदि चंद्रमा बहुत बली हो तो कभी कभी यह नकारात्मक प्रभाव देता है, और यह भाव मूल रूप से शनि का है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े अपने आप में कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कुछ ऐसे निर्णय भी ले लेते हैं जो कि कभी कभी उनको पछताने को मजबूर करते हैं। एक तो स्वच्छंद रूप होना, ऊपर से चंद्रमा का बली होना, और चंद्रमा भी अमावस्या का है, यानी चंद्रमा पक्ष बल में तमस गुण की तरफ दिखा रहा है। अब इसके आगे हम बात करते हैं 12वें भाव की, जिसे कि हम लीगल बेड प्लीजर बोलते हैं। यहाँ पर बंधन होता है, और विवाह में यदि आप बंधन नहीं स्वीकार करते हैं तो आप विवाह ज़्यादा दिन तक चला नहीं सकते हैं। इस प्रकार से बंधन भाव में चंद्रमा की ही राशि है। तो यहाँ पर पुनः चंद्रमा का पक्ष बल से तामसिक होना और बली होना ये दिखाता है कि जातक साइकोफिजिकल जो अपना सोच है उसको मित्रता के जरिए प्रेम में परिवर्तित करने की कोशिश अवश्य करेगा। यानी यहाँ पर जो प्रेम का पहला ताना बाना होगा वो शारीरिक आकर्षण शायद होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जातक क्लियर नहीं करते हैं तो यह एक संभावना ही कह सकते हैं। तो जातक ने प्रेम किया और अच्छी तरह से प्रेम को विवाह में भी परिणित किया। अब प्रेम विवाह में परिणित होगा कि नहीं, इसके लिए हमें सप्तम भाव को देखना पड़ता है। तो सप्तम भाव में राहु की राशि और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। कुंभ राशि को अपने आप में एक कार्मिक राशि बोला जाता है। ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उत्तम राशि है। इस राशि का मालिक शनि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव भी अपने आप में कार्मिक भाव कहलाता है। वहाँ पर यह केतु के साथ है। राहु केतु अक्ष में अष्टम भाव और द्वितीय भाव का आना कुछ न कुछ पुराने जन्मों के कर्मों को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर एक गौर करने की बात यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा तमस गुण का है, शनि के कारक भाव में है, मंदी के साथ है, सूर्य के वजह से अमावस्या का है और शनि की दृष्टि है। ये एक नकारात्मक संयोग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 8वां भाव जो होता है ये ससुराल का भी भाव होता है। तो ससुराल में पहुंचकर उसको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद विवाह हो जाने के बाद जो अगला देखा जाता है वो होता है उपपद लग्न, जो कि 12वें भाव को निरूपित करता है। उपपद कुंडली से संबंधित इसी चैनल पर मेरा एक अन्य वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको देखकर भी उपपद सिद्धांत को विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। ज्योतिष सिद्धांत में उपपद लग्न से दूसरा और तीसरा भाव यदि नकारात्मक हो तो विवाह चलने में परेशानी आती है। और यहाँ पर उपपद भाव में शनि केतु का होना, केतु अपने आप में नकारात्मक होता है विवाह के लिए। उसके अगले भाव में क्रूर ग्रह मंगल का होना और द्विस्वभाव बुध का होना, जो ये दिखाता है कि जातिका को कुछ न कुछ उथल पुथल दुविधा में परेशानी आएगी। और दूसरे भाव में जाएं तो वहाँ पर चंद्रमा, मंदी और सूर्य का होना। सूर्य अपने आप में क्रूर ग्रह भी है, लग्नेश भी है। यानी कि अगर बाधा की बात करें तो जातिका का स्वयं का व्यवहार शायद विवाह को चलाने में बाधक बनेगा। अब इसके बाद हम विवाह को यहीं तक सीमित नहीं रखते, हम इसके नौमांस कुंडली को भी देखना पड़ता है।
क्योंकि हो सकता है नवमांश कुंडली में यह योग बदल जाएं। तो नवमांश कुंडली में लग्न कन्या राशि का है, जो अपने आप में संघर्ष की राशि है। इसके अलावा तीसरे भाव में वक्री गुरु है, जो कि वृश्चिक राशि का है, और वहीं पर शुक्र भी साथ में है। वृश्चिक राशि भी अपने आप में उथल पुथल को दर्शाती है। अगर इच्छा वाले भाव की बात करें तो वहाँ पर लग्न चार्ट का जो 12वें भाव की राशि है कर्क, वो वहाँ पर है, और 5वां भाव राहु केतु अक्ष में आ रहा है। ये भी ये दर्शाता है कि 5वें भाव में केतु का होना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी अवश्य लाएगा। ये एक प्रकार की उदासीनता या दूसरे के प्रति आदमी की नज़रअंदाज करने की व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके बाद अगर सप्तम भाव देखें, जो कि विवाह के बाद पति का भाव होता है, वहाँ पर द्वादश भाव राशि जो बेड का भाव होता है या बेड प्लीजर का बंधन का भाव होता है, वहाँ पर सिंह राशि अपने आप में कोई बंधन स्वीकार करने को राजी नहीं होती है। चंद्रमा यहाँ उच्च राशि का है और गुरु और सूर्य से दृष्ट है। ये एक सुखद योग है जो कि कई योगों पर भारी पड़ता है, यानी जातिका अपने आप में विवाह के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास जरूर करेगी। लग्नेश का छठे भाव कुंभ राशि में जाना। कुंभ राशि सामान्यतः और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों को कार्मिक राशि बोला जाता है। यहाँ पर जो भी ग्रह आते हैं वो भौतिक रूप से तो ज़रूर लाभ दे सकते हैं, लेकिन मानवीय पहलू में कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर देते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है, अष्टम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, जो कि उसकी स्वराशि है। गुरु भी मंगल की ही राशि में है। मंगल जो है प्रेम भाव के त्रिकोण में है। इस प्रकार यहाँ मंगल अपने आप में ब्रह्मचारी का कारण है, यानी ये दर्शा रहा है कि ये कुछ न कुछ विवाह के मामले में नकारात्मकता लेकर आएगा। यहाँ पर जातिका का विवाह हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही विवाह का विच्छेद हो गया। कारण दोनों ही पक्षों ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक इस कुंडली से लगता है अहम का टकराव और उग्रता एक कारण बना होगा, जिसमें महिला अपने आप में सौम्य रहने का ज़रूर प्रयास की होगी, लेकिन ये जो उग्रता है वो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष से आई होगी। अब नवमांश राशि के बाद हम नक्षत्रों पर भी हमें ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र भी हमें कई चीज़ों का इशारा देते हैं। यहाँ पर अगर प्रेम भाव के स्वामी की बात करें यानी गुरु की, तो वो विशाखा नक्षत्र में, जिसे द्विशाखा भी बोलते हैं, जो कि वैवाहिक रूप में ट्रबुलेंस का एक द्योतक होता है। 11वें भाव का जो स्वामी है और जो दोस्ती का कारक वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। ये अतिवर्ती नक्षत्र कहलाता है, जो मानवीय पहलू के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक होता है। बाकी जातक के अंदर बहुत अच्छे गुण ये देता है। उसके बाद नवयुवक या नई उम्र का कारक मार्स हस्ता नक्षत्र में है। हस्ता नक्षत्र अपने आप में इसके लिए अच्छा नक्षत्र माना जाता है। और शुक्र जो है शनि के नक्षत्र अनुराधा में है। अनुराधा वाले व्यक्ति ज़्यादातर बाहरी दुनिया में ज़्यादा मगन रहते हैं और वो कई चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है विवाह में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हुआ हो, जिसकी वजह से ये विवाह विच्छेद की तरफ गया हो। इस प्रकार हम राशि कुंडली, चंद्रमा का बल, कारक का बल और नक्षत्र का बल देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विवाह चलेगा कि नहीं, प्यार है, प्यार से विवाह होगा या नहीं, और प्यार का विवाह क्या लंबे वैवाहिक संबंध में बदलेगा कि नहीं। आशा है आपको यह विषय समझ में भी आया होगा और पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के जरिए आगे बढ़ाने का सहयोग दें। धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।